Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। अरविंद केजरीवाल और धरना प्रदर्शन दोनों का चोली दामन का साथ है। इस बार केजरीवाल ने अपने 3 मंत्रियों के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में ही धरना दे दिया है। 4 महीने पहले आरोप लगा था कि केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को थप्पड़ मारा। तभी से दिल्ली के आईएएस अफसर आंशिक हड़ताल पर हैं और सरकारी कामकाज करीब करीब ठप हो गया है। अब उपराज्यपाल को घेरने के लिए केजरीवाल को फिर से धरना पॉलिटिक्स याद आई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आईएएस बनाम दिल्ली सरकार क्या केजरीवाल के लिए अहम की लड़ाई बन गई है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार की धरना पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद धरने पर हैं। टकराव उपराज्यपाल से है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को थप्पड़ मारने की वजह से पहले ही आईएएस अफसर आंशिक हड़ताल पर हैं। केजरीवाल के मुताबिक आईएएस अफसर जरूरी फाइलें निपटाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। इसकी वजह से लोगों की भलाई के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। केजरीवाल ने आईएएस अफसरों को एलजी हाउस की तरफ से धमकी मिलने के आरोप भी लगा दिए। 24 मई को फिर तीनों मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया जी एलजी साहब से मिले। उन्होंने कहा जी सारे अफसर हमारे पास आके कह रहे हैं कि हम काम पे लौटना चाहते हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं एलजी हाउस से, हमें धमकियां देके कहा जा रहा है कि खबरदार जो तुम स्ट्राइक तुम लोगों ने ख़त्म की। तो उन्होंने कहा जी एलजी हाउस एक तरह से स्ट्राइक करवा रहा है। ये हमने एलजी साहब को भी बताया हुआ है। केजरीवाल की एलजी से मांग है कि वो काम रोकने वाले आईएएस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा केजरीवाल ने लोगों के घर तक राशन की होम डिलीवरी देने वाली स्कीम को मंजूरी देने की भी मांग की है। हम सब जानते हैं कि राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, राशन वाला बदतमीजी करता है, ज़्यादा पैसे लेता है, कम तोलता है, कम सामान देता है, मिलावट करता है। तो हमने सोचा ये राशन की दुकानें बंद कर दी जाएं। अब हर आदमी के घर उसका जितना राशन बनता है वो बोरी में पैक करके उसके घर भिजवा दिया जाए। इससे उसको राशन मिल जाया करेगा और इसमें सारे बिचौलिए खत्म। केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत लाने की मांग भी करते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने केजरीवाल के मांग करने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कौन से पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हो? इसके लिए एक बार बैठो तो अरविंद केजरीवाल। आज जो आपने एलजी हाउस में जो बदतमीजी करके आपने नाटक किया है, ये पूर्ण राज्य के दर्जे का मांगने का तरीका है। बीजेपी ने दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर भी केजरीवाल को घेरा। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मामलों में पूछताछ चल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले, चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारना और पीडब्ल्यूडी घोटाला शामिल है। दिल्ली में सीलिंग के मामले पर भी केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच मतभेद था। केजरीवाल भी एलजी पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई केंद्र के इशारे पर केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, या फिर केजरीवाल चुनावी साल में धरना प्रदर्शन करने की अपनी पुरानी पॉलिटिक्स पर लौट रहे हैं। और रोज की तरह आज भी हम आपको यानी दर्शकों को इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आपसे हमारा आज का सवाल यही है कि क्या केंद्र के इशारे पर केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं वो हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे इस चर्चा में हमारे साथ हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील और राजनीतिक टिप्पणीकार शहजाद पूनावाला। आप उन्हें किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ या किसी पार्टी के खिलाफ भी मान सकते हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का समय तय किया हुआ है। अपनी पहली बात, अपनी ओपनिंग कमेंट इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये समय पूरा होने की खबर आपको आपके कान में कुछ बीप्स और एक बजर से मिल जाती है।
ऋचा पांडे मिश्रा, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आपसे मैं बात शुरू करना चाहता हूं, बाद में फिर क्योंकि बहुत से सवाल उठेंगे लौट के आपके पास आएंगे। ये पार्टियों की लड़ाई में दिल्ली वालों को क्यों पिसना चाहिए, और ये कौन सा तरीका है एक चुनी हुई सरकार के नेता 3 मंत्री जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में सोफों पर लेटकर बैठकर धरना दे रहे हैं? आलोक जी, आपको बहुत बधाई कि आपने इतना सम्मानित और सक्षम पैनल यहाँ पर उपस्थित किया है देश की जनता के समक्ष सारे इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहली बात, पिछले 112 दिनों में दिल्ली सरकार ने 8 बार अलग अलग तरीकों से एलजी महोदय से रिक्वेस्ट की है और उनसे आश्वासन भी मिला है हर बार कि जो आंशिक हड़ताल आईएएस ऑफिसर्स द्वारा चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, उसको हटाया जाए, उस पर रिटर्न कार्रवाई हो और उन पे इस्मा लागू किया जाए। अगर वो लोग, क्योंकि वो एक असंवैधानिक काम कर रहे हैं, वो एक शपथ लेकर आए हैं कि वे देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, पर यहाँ पर किस पॉलिटिकल प्रेशर के नाते वे फाइल्स मूव नहीं कर रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं और कॉल्स नहीं ले रहे हैं, और एलजी महोदय ये मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो किस प्रेशर के अंतर्गत एक तो आईएएस ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं और दूसरा एलजी महोदय जो हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब 8 बार चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बार बार जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिना ईगो के बार बार जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए काम नहीं करवाने के लिए जा रहे हैं, देश की, दिल्ली की जनता के लिए काम करवाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूलों के मामले हो, अस्पतालों के मामले हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मामले हो, टॉयलेट क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स को, वर्क स्टेटस को अप्रूव करवाने के मामले हो, छोटे छोटे मामलों को लेकर भी जा रहे हैं, तो क्यों एलजी महोदय उसमें रोड अटका रहे हैं और क्यों आईएएस ऑफिसर उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे? जी, आपका कहना है कि एलजी साहब ने इस पे आश्वासन भी दिया है, इसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन है, एगमट आईएएस ऑफिसर्स हैं, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर और यूनियन टेरिटरीज, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ देर पहले ही कुछ ऐसे ट्वीट्स डाले हैं जिसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, वो किसी तरह की हड़ताल पे नहीं है, और साथ में वो दिल्ली सरकार के दूसरे जो कर्मचारी और अधिकारियों के संगठन हैं उनकी तरफ से भी बयान डाल रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं कि वो लोग भी हड़ताल पर नहीं हैं। शहजाद पूनावाला, पहले तो आप ये बताइए कि इस चर्चा में आप किस पक्ष से शामिल हैं? क्या आप एक संविधान के जानकार की हैसियत से हैं या किसी पार्टी के पक्ष में या विरोध में हैं? और दूसरा बताइए, क्या सरकारी कर्मचारियों, अफसरों को इस अंदाज में काम करने की छूट संविधान देता है या किसी के शह पे ही वो इस तरह के काम कर सकते हैं? तो क्योंकि मैं आज कानून और संविधान और देश की तरफ से बात रखूंगा, तो मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि मैं हमेशा से दिल्ली के पूर्ण राज्य होने के मामले पर मैंने हमेशा समर्थन दिया है और आज भी मेरा वो स्टैंड है। और शायद इसीलिए है क्योंकि दिल्ली की आज जो स्थिति है, अनलेस कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, तब तक ये ऐसी कन्फ्रंटेशन वाली राजनीति के सामने दिल्ली वालों को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। या तो राजनीति कंसेंसस वाली हो जिसमें कि दोनों या तीनों तरफ के जो लोग हैं वो मैच्योर तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बर्ताव करें, या तो आप पूरा सिस्टम जो है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति जो चल रही है वो जनता के हित में नहीं है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसके उदाहरण देकर। फॉर इंस्टेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल होना चाहिए अपने अधिकारियों का, कि आईएएस अफसर को किस तरीके से वो कौन से काम पे लगाते हैं, उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं। पर ये भी अधिकार किसी को नहीं है कि वो उनको आधी रात को बुलाकर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करे। तो वो जिस तरीके से चलवाना चाहते हैं, शायद इमेच्योरिटी ऑफ द पार्टी कह सकते हैं या इमेच्योरिटी ऑफ गवर्नेंस कह सकते हैं। अगर थोड़ी और मैच्योरिटी दिखाई जाती तो शायद मामला इस हद तक नहीं बढ़ता। मैं आज सुबह सुबह देख रहा था 6 बजे कि ट्रंप और किम जोंग उन की वार्ता हो रही है, शिखर वार्ता। मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि शाम आते आते एलजी साहब और दिल्ली सीएम की शिखर वार्ता हो जाती। जी, आपने बहुत अच्छी उम्मीद जताई कि अगर उन दोनों की शिखर वार्ता हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। मैं श्याम जाजू जी आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि केंद्र की तरफ से ऐसे एलजी बैठाए जा रहे हैं, एलजी को शह दी जा रही है या सरकारी अफसरों को शह दी जा रही है।
अभी शहजाद पूनावाला ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आप आधी रात को अफसरों को अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं। मैं अभी हाल का अपना किस्सा बता दूं। एक भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेने गया था। रात 11:30 बजे वो इंटरव्यू शुरू हुआ। उसके बाद 20-22 मिनट बात हुई। 12 बजे के आसपास में खाली हुआ। उसके बाद उनके घर में विजिटर्स रूम में कम से कम 1 दर्जन अफसर फाइलें लेके बैठे हुए थे। मैंने पूछा क्या है? बोले रात में बैठकें चलती हैं और हमको अपनी मीटिंग करनी है इसके बाद। तो काम होता है। तो मुझे लगता है कि अफसर भी, मंत्री भी रात में भी काम करते हैं, दिन में भी करते हैं। फिर क्या वजह है कि ये दिल्ली क्या सिर्फ एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिससे आपकी नहीं बनती है इसलिए चल रहा है? आपकी सरकार होती तब भी ऐसा ही होता कि मुख्यमंत्री फोन करते और अफसर उठाते नहीं? दिल्ली सरकार के घर पे मध्य रात्रि में अधिकारी को बुलाना, उसको गुंडों के हाथ से पिटवाना और चीफ सेक्रेटरी को इस प्रकार का व्यवहार करना, ये देश के इतिहास में पहली घटना हुई है। इतनी शर्मनाक घटना आज तक कभी हुई नहीं। जिन अधिकारियों से हमें काम लेना है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके बारे में हम ऐसी सोच रखते हैं। काम तो दिन में ही होता है, रात में ही होता है। सरकारी अधिकारियों को भी करना पड़ता है, प्रतिनिधियों को भी करना पड़ता है। और इतना होने के बाद अपना व्यक्तिगत ईगो इसके ऊपर रखकर जो सीसीटीवी कैमरा में सब पकड़े गए हैं, अभी तक आईएएस अधिकारी स्ट्राइक पर है, इस प्रकार की झूठी बातें बोल रहे हो। जो आज सब काम कर रहे हैं, जनता का कोई काम रुका नहीं है और सब अधिकारियों ने कहा है कि अनिवार्य सब काम हम जरूर करेंगे। पर जब तक यह मुख्यमंत्री अपने उपस्थिति में गुंडों के माध्यम से पिटवाता है और माफी मांगने में संकोच करता है, इस प्रकार की एडामंसी से यह काम नहीं चलेगा। उन्होंने कोर्ट में जेटली जी की माफी मांगी, कोर्ट के सामने गडकरी जी की माफी मांग रहे हैं। और यहाँ पर वो यह अधिकारियों के सामने अधिकारियों को जिस प्रकार से अपमानित किया है, उसके बारे में माफी मांगना उनको संकोच लगता है। यह शर्मनाक बात है। दिल्ली की जनता का विकास करने में आपका ध्यान नहीं है। लोगों का इश्यू डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की एडामंसी केजरीवाल और उनके सहयोगी कर रहे हैं। अभी तो 4 मंत्री बैठे हैं, कल सब उनके विधायक भी उनके साथ गए थे। ये सब देखने को आ रहा है। तो ये तो जाजू जी विपक्ष का एक लोकतांत्रिक तरीका है कि आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, मेरे कहने पे काम नहीं हो रहा है। मैं विरोध के तरीके, भारत में सत्याग्रह का एक तरीका है वो अपनाया जा रहा है। ये पार्टी इस तरह का तरीका अपना के यहाँ तक पहुंची है। ऋचा पांडे जवाब देना चाहती हैं, लेकिन पहले मैं एक बार ओपनिंग कमेंट सबके कर लूँ, उसके बाद वापस आऊंगा ऋचा जी आपके पास। अनिल चौधरी जी, आपकी समझ से क्या चल रहा है और आप दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे पर क्या स्थिति रखते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने तो यह कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर देती है तो वो उसका समर्थन कर देंगे। जी आलोक जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं ऋचा मिश्रा जी के उस पर कहना चाहता हूं, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आज गवर्नर साहब के कार्यालय में ऑफिस में बैठ के धरने पे बैठे हैं। तो मेरा पहला कमेंट ये है, चोरी और सीनाजोरी आज जिस तरह से देश के अंदर दिल्ली की राजधानी के मतदाताओं को जिस तरह से छला गया है, आज ये जगजाहिर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार निरंतर देश की और दिल्ली की जनता को यह अवगत कराती रही है कि दोनों पार्टियां दिल्ली के मतदाताओं के साथ खेल रही हैं। एक तरफ बीजेपी पार्टी नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और उनके फेलियर को छुपाने के लिए, और दूसरा केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे। ऋचा जी बोल रही थी बार बार, बहुत कुछ उन्होंने गिनाया, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने आंकड़ों के साथ रखूंगा अगले डिबेट में। लेकिन चूंकि आपने मुझे कम समय में अपनी बात कहनी है, तो मैं बताना चाहता हूं, नाकामियों को छुपाने के लिए जहां केजरीवाल जी को सदन में होना चाहिए, वो एलजी साहब के धरने पे बैठते हैं। जहां तक पानी का सवाल है, पानी में जल बोर्ड के अंदर आज पूरी दिल्ली तराई मचा रही है। अजय माकन जी, कांग्रेस पार्टी लोगों की बात को लेकर के सड़कों पर पानी के लिए आंदोलन कर रही है, और केजरीवाल जी और डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के साथ एसी के अंदर आनंद ले रहे हैं। ये किस तरह का यहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है? पहले भी प्रदर्शन हुए देश की आजादी के, लेकिन इस तरह का सत्याग्रह नहीं चला है। सत्याग्रह कांग्रेस भी कर रही है पानी को लेकर के। विस्तार से बात करूंगा। बीजेपी और आप के बारे में लगातार हम लोग कहते रहे हैं, ये दोनों पार्टियां जिस तरह से खेल रही हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक रूमर फैलाया, रूमर में कहा गया कि कांग्रेस के साथ अलायंस होगा। वो अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं था, आज ये साबित हो चुका है। ठीक है, आपका कहना है कि दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली की जनता को छल रही हैं। विनोद शर्मा जी, आप दिल्ली के एक आम नागरिक भी हैं और वर्षों से आप दिल्ली की पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली की तरह तरह की राजनीति आपने देखी है, क्या टिप्पणी करेंगे इस स्थिति पर?
देखिए, सबसे पहले आपने ठीक कहा आलोक जी कि मैं आज दिल्ली के नागरिक के हैसियत से बोलूँगा। पत्रकार हूँ वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मैं नागरिक पहले हूँ। और ये सरकार चुनिंदा सरकार है और ये बात सच है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं। ये एजिटेशन से निकली हुई सरकार है और एजिटेशन ही करती रही। एजिटेशन के बाद तो रिजल्ट्स दिखने चाहिए, गवर्नेंस आनी चाहिए थी। तो उस हद तक अरविंद से गलतियां हुई हैं और मैंने उसके मुंह पे उसको कहा है कि आपने ये जो फॉरएवर एजिटेशन मोड में आप रहे, उससे आपने एक बड़ी गलती की। लोग आपकी इस तेवर से निराश हुए। लेकिन अब आज के दिन जो स्थिति है आलोक जी, वो स्थिति ये है कि डी फैक्टो सेंट्रल रूल दिल्ली में है। केंद्र एलजी के जरिए दिल्ली में जो चाह रहा है वो कर रहा है, और जब वो जो चाह रहा है कर रहा है, मैं कहता हूं, तो उसमें एक उद्देश्य उसका ये है कि आम आदमी पार्टी को फेलियर बना के प्रस्तुत करना। मुझे आप बताइए कि एलजी साहब उस फाइल पे इतने लंबे समय तक क्यों बैठे रहे जिसमें आम आदमी पार्टी का ये प्रपोजल है कि हम लोगों के डोर स्टेप्स पे जो पीडीएस बेनिफिशरीज हैं उनके डोर स्टेप्स पे उनको राशन पहुंचाना चाहते हैं। हम डोर स्टेप्स पे 40 सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये एलजी साहब उस पे क्यों बैठे रहे? मैं समझता हूं कि एलजी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं निभा रहे हैं। एलजी का ये दायित्व बनता था कि जो पूरा वर्ग है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको और चीफ मिनिस्टर को अपने दफ्तर में बुलाते, बिठाते और उनमें दोस्ती करवाते। जो आज के दिन एलजी का रोल है, वो भी एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और जो केस रजिस्टर हो चुका है अब अरविंद केजरीवाल और औरों के खिलाफ, और उसमें अभी चार्जशीट फाइल होनी है। उसके बाद क्या चाहती है ब्यूरोक्रेसी? उसके बाद ये एजिटेशन का क्या मतलब है? ये एजिटेशन लोगों के, दिल्ली के नागरिकों के खिलाफ एक साजिश है। मैं बताना चाहता हूं आपको, और इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, जो मुख्य आरोपी है उनको भी जानता हूं, कई बरसों से जानता हूं मैं। तो इसलिए ये जो आईएएस ऑफिसर जो आज बड़ी कड़ी निंदा की है उसने, जब और क्षेत्रों में आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ अन्याय करती है सिटिंग गवर्नमेंट्स, ये बोलते तक नहीं है। ये आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन बोलती तक नहीं है। और मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूं। तो इसलिए दिल्ली में जो केंद्र की सरकार दिल्ली में जो अपना शासन चला रही है एलजी के जरिए, और नकारा करके आम आदमी पार्टी को, इनकी गलतियां हैं और अरविंद को वहां पर धरने पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जनता के हितों पे कुठाराघात है ये, इसको रोकना पड़ेगा। एलजी को रोकना चाहिए, होम मिनिस्टर को रोकना चाहिए। तो मैं अब अभय दुबे जी आपके पास आऊं, आप आखिरी हमारे अब वक्ता हैं ओपनिंग कमेंट के लिए। जो विनोद जी कह रहे हैं, ये स्थिति, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक, अरविंद केजरीवाल मजबूर हो गए हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को एजिटेशन की पॉलिटिक्स की आदत है, वो एजिटेशन करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब चुनाव का साल आ रहा है। वो चुनाव भले ही दिल्ली का ना हो, पहले लोकसभा का होगा, लेकिन उस चुनाव में सबको हिस्सा लेना है, सबकी अपनी भूमिका है। प्रश्न वो है जो विनोद जी ने कहा, पार्टियों की लड़ाई में दिल्ली वाले क्यों पिसे हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लड़ाई में आम आदमी न पिसे, इसका कोई रास्ता, कोई सम्मानजनक हल दिखता है? देखिए, सम्मानजनक हल तो केवल एक ही हो सकता था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विश्वास में लेकर और कुछ विशेषज्ञों की मदद से कोई ऐसा रास्ता निकालती जिससे दिल्ली की विधानसभा के जो मौजूदा अधिकार हैं, जो लगभग ना के बराबर हैं, उन अधिकारों को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता। उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास भी कुछ अधिकार होते। आज तो स्थिति ये है कि जो अफसर जो है वो जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि वो दिल्ली के नागरिक के तौर पे बोल रहे हैं। मैं तो इत्तेफाक से गाजियाबाद में रहता हूं, तो दिल्ली के नागरिक के तौर पर जो अफसर है, जो आईएएस अफसर है, वो विनोद जी का प्रतिनिधि नहीं है। विनोद जी का प्रतिनिधि तो चाहे वो भाजपा का एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता हो या आम आदमी पार्टी को, वो विनोद जी का प्रतिनिधि है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में पूरी की पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। अफसर जो है वो एलजी के साथ मिलकर जनता का प्रतिनिधि बना हुआ है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हैं, वो धरना दे रहे हैं वहां पर।
और यहां पर उल्टे सीधे तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लोग हकदार हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में ये कांग्रेस का भी मुद्दा था, ये भाजपा का भी मुद्दा था और आम आदमी पार्टी का भी मुद्दा था। आज कांग्रेस और भाजपा पूरी तरीके से इस मुद्दे से हट चुके हैं। वो हर जगह, हर मीडिया मंच पे ये कह रहे हैं कि ये असली जनता का मुद्दा नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी अभी भी इस मुद्दे को पकड़े हुए है। वो इस मुद्दे का राजनीतिक महत्व भी समझती है और इस मुद्दे का नैतिक और व्यवहारिक महत्व भी समझती है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीति की जाए और उस जनता को और वोटरों को इस मुद्दे के इर्द गिर्द दिल्ली की जनता को गोलबंद किया जाए। तो ये प्रक्रिया चल रही है। ये एक तरह के दो ध्रुव हैं। एक ध्रुव पर भाजपा और कांग्रेस खड़ी हुई है, जिसने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वायदे को छोड़ दिया है। दूसरे ध्रुव पर आम आदमी पार्टी है, जो अभी इस वायदे के साथ खड़ी हुई है। जी, वो वजह शायद ये भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इस वक्त सरकार में बैठा हो, और हो सकता है अगर वहां कोई माकूल सरकार होती तो उसे जरूरत नहीं पड़ती पूर्ण राज्य की। अगर केंद्र और राज्य के बीच तालमेल अच्छा होता तो शायद वो ये सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो सरकार वैसे चल रही होती। पुलिस और बाकी अफसर मुख्यमंत्री की बात वैसे सुनते जैसे वो मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। ऋचा पांडे मिश्रा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि साहब जिस फाइल की चर्चा हो रही है वो फाइल उनके पास नहीं है, वो किसी मंत्री के दफ्तर में अटकी हुई है। शायद सत्येंद्र जैन का नाम लिया है उन्होंने। और आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि हम तो हड़ताल पर हैं नहीं। इन दोनों के जवाब में आप क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय श्याम जाजू जी ने जो कहा है, नेशनल टेलीविज़न पे एक कोरा झूठ बोला है, मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स ने कहा है एसोसिएशन ने कि वे हड़ताल पे नहीं हैं, परंतु मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वे कृपया अपना जनरल नॉलेज रिफ़्रेश करें और उनकी प्रेस रिलीज़ को देखें, जो कि एलजी महोदय की प्रेस रिलीज़ की हूबहू कॉपी है। और दोनों प्रेस रिलीज़ ये कह रही हैं, ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि आईएएस ऑफिसर्स दिल्ली में हड़ताल पर हैं। तो ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, कृपया पढ़कर आएं और तब नेशनल टेलीविज़न पे लोगों को गुमराह करने की राजनीति ना करें। दूसरी बात, अभी एक वक्ता ने ये कहा कि क्यों आप बैठकर बात नहीं कर लेते, कि बीजेपी एक बड़े भाई की तरह रोल क्यों नहीं निभा सकती है। परंतु वो बीजेपी जो पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, जब दिल्ली में उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो गई तो साजिश के चलते दिल्ली के लोगों को एक तरह से प्रताड़ित कर रही है और एलजी के माध्यम से वो काम कर रही है। मैं आज आपके सामने कहना चाहूँगी कि मैंने शुरू में ही अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा था कि अरविंद जी एवं पूरा मंत्रिमंडल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 23 फरवरी से लेके 11 जून के बीच में 8 बार गया है पर्सनली मिलने माननीय एलजी से, और उन्होंने हर बार मिले हैं और आश्वासन दिया है कि हाँ अगले 1 हफ्ते में मैं इनको बोलता हूँ ये अपनी स्ट्राइक बंद करें। और मैं अब कुछ 2-3 चीज़ें आपको गिनवाना चाहूँगी कि यहाँ पर केवल राजनीति मुद्दों की या एक पार्टी को नीचे करने की नहीं हो रही है, लोगों की जान पे बनाई है दिल्ली में आज। अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें कि दिल्ली में, और स्वच्छ भारत अभियान तो बीजेपी का ही एजेंडा है, तो अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें तो 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने मुहैया कराए थे कि 1 अप्रैल तक पब्लिक टॉयलेट्स की क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए इस पैसे को लगाया जाए। परंतु जो आईएएस हैं, जो सीईओ हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, परंतु जो सीईओ हैं डूसुब के आईएएस ऑफिसर, उन्होंने एक भी मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, आज आप किसी भी पब्लिक टॉयलेट में चले जाइए, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हमने कहा था 99 स्लम्स में जहां झुग्गी वहां मकान दिलाएंगे, प्रपोजल लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है और आईएएस ऑफिसर, वही सेम आईएएस ऑफिसर उसको मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। पोल्यूशन पे आपके चैनल ने इतना ज़्यादा अच्छे इतने बड़े प्रोग्राम चलाए थे। हर जो 14 दिन में मीटिंग होती है उसमें एनवायरनमेंट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर जो हैं, एक मीटिंग पिछले 3 महीनों में उन्होंने अटेंड नहीं की। क्या उनके बच्चे नहीं हैं घर में जिनके फेफड़े नहीं खराब हो रहे हैं? हम गार्बेज बर्निंग और डस्ट कंट्रोल पे जो मीटिंग है उसके स्टॉक लेने के लिए अगर एनवायरनमेंट मिनिस्टर बुलाते हैं तो वो क्यों नहीं आते हैं, उन्हें क्यों नहीं अटेंड करते हैं? मैं एक और 2 चीजें और अपना बोलना चाहूंगी, उसके बाद आप दूसरे से पूछ सकते हैं। राशन के बारे में
आईएएस ऑफिसर हैं, फूड कमिश्नर हैं, वो एंटी पीपल ऑर्डर्स दे रहे हैं बिना फूड मिनिस्टर के कंसेंट के। डीएसआईडीसी डेवलपमेंट वर्क करना है उनको, और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो नाली का सीवर का डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए अगर मिनिस्टर की तरफ से फोन जाता है तो इतने महीनों से फोन नहीं उठा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में कितनी बुरी चीज हो गई कि 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था दिल्ली सरकार को आप एफिडेविट दीजिए 1 जून तक। आईएएस ऑफिसर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, एक सवाल नहीं, अब आप ठीक है, आपके पास और लिस्ट होगी ऋचा जी, लंबी लिस्ट होगी जिसमें आप और बता सकती हैं कि हो सकता है ये काम। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा कि क्या फाइल सत्येंद्र जैन के दफ्तर में है? एलजी साहब ने कहा है कि फाइल उनके पास नहीं, सत्येंद्र जैन के ऑफिस में है, जो राशन वाली फाइल है। जी नहीं, सारी फाइलें एलजी महोदय के पास रुकी हुई हैं, और आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, जो फाइल्स ट्रांजिट में होती हैं उन्हें आगे नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये जो फोटोज खींच के ये चला रहे हैं कि काम चल रहा है। अरे ऑफिस आ रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है, बैठ के चाय पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, और दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पे जो मजे उड़ा रहे हैं, इन्हें 112 दिन की सैलरी वापस करनी चाहिए सबसे पहले तो। और नेशनल टीवी पे जो ये सबसे बड़े झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना ट्विटर अकाउंट भी खोलकर देखेंगे तो उन्हें प्रेस रिलीज मिल जाएगी आईएएस एसोसिएशन की, जो कि कह रही है हाँ हम स्ट्राइक पर हैं। तो आप ठीक है, आप नहीं वो वाली बात मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आगे आ रहा हूँ, जो बात आप कह रही हैं मैं इस पे आ रहा हूँ। शहजाद पूनावाला कुछ बोलना चाहते हैं। शहजाद, एक सवाल है, इस तरह की हड़ताल आईएएस अफसर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या उन पर एस्मा लगाने की मांग नाजायज मांग है? नहीं, वो ऐसे तो हड़ताल नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हड़ताल वो करने का सोचेंगे भी, क्योंकि अगर आपको सच में लगता है कि वो संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया से बाहर जाकर काम कर रहे हैं और एलजी साहब आपका समर्थन नहीं कर रहे, तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर एलजी साहब कोई कार्रवाई ना करे तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। पर मैं आपको 2 या 3 सकारात्मक चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नकारात्मकता के ऊपर ये डिबेट को रखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, शीला जी की सरकार थी, वो तब भी थी जब बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा घोर विरोधी एक दूसरे का कोई नहीं है, तब भी उन्होंने सरकार चलाया। शीला जी की सरकार तब भी थी जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और तब तो आसानी से वो सरकार चली। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जब 2 घोर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार ठीक से चला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपक्वता और तालमेल बिठाने की बात भी इसमें आती है। देखिए, पॉलिटिक्स कॉन्फ्रंटेशनल और विवादपूर्ण हो सकती है, पर गवर्नेंस संवादपूर्ण होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप गवर्नेंस टीवी के माध्यम से करना चाहते हो, गवर्नेंस धरना के माध्यम से करना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी अपरिपक्वता को बताता है। और दूसरी बात, या तो आप एक पूर्ण तीनों पार्टियां ये फैसला कर दे कि नहीं, जैसे सारे स्टेट्स में व्यवस्था है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि मुख्यमंत्री के पास सारी फ्रीडम्स हो। क्योंकि कांग्रेस का मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी आजकल क्या कह रही है पूर्ण राज्य पे मुझे नहीं पता, पर चिदम्बरम जी केजरीवाल जी की तरफ से केस लड़ रहे कोर्ट में। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, भाजपा का भी स्टैंड क्या है? तीनों पार्टी अगर कॉन्फ्रंटेशन से उभर नहीं सकती है तो वो एक कम से कम ये तय कर ले कि हम सिस्टम सुधार देंगे, ताकि ये सारी जो झंझट है एमसीडी बनाम स्टेट गवर्नमेंट बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म हो जाए। एक सोल्यूशन देना होगा, पर ये तीनों पार्टी रोज आके टीवी पे अपनी गवर्नेंस नहीं कर सकती। जी, और ये सीधा सवाल है, इसका जवाब मिलना ही चाहिए। अनिल चौधरी जी, कांग्रेस को आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आप पूर्ण राज्य पर क्या आपका रुख है, इसको सीधा सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल आलोक जी, मैं सीधा जवाब ही दूंगा। आपने और लोगों को बहुत मौका दिया है, लेकिन मैं पहले ऋचा जी की बात पे कहना चाहता हूं। नहीं, पहले आप पूर्ण राज्य पे सफाई, आप पूर्ण राज्य पे नहीं अनिल जी प्लीज ना भटकाइए मत। आप पहले ही वो जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैं आपकी बात रखने दूंगा। आप पहले पूर्ण राज्य पर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ऋचा पांडे को। हमेशा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये बातें रही हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर भी कांग्रेस ने आज इस बात को कहती है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जिस नीति के साथ, जिस सोच के साथ केजरीवाल जी जाकर के एसी के रूम में आराम फरमा रहे हैं और जनता परेशान है, आज अपनी जिम्मेवारी से वो भाग खड़े हुए हैं। मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं, ऋचा जी जिस तरह से बार बार अपनी मीडिया का भी हवाला देते, इसे मीडिया में दिखाया गया कि किस तरह से उनकी योजनाएं फेल हैं। मोहल्ला क्लिनिक का ये उदाहरण दे रही थी, जिस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जानवर सो रहे हैं,
पशु वहां बैठ करके आराम फरमा रहे हैं, उन योजनाओं के लिए अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था लोग जी, मैं उनको दोहराना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट दिल्ली से किया था। शर्मा जी ने और अभय दुबे जी ने बात को दोहराया है कि दिल्ली की जनता को छला गया है। इनकी पहली जिम्मेवारी बनती थी कि दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं और सुरक्षा मुहैया कराएं, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और चुनाव में वादे किए थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा चौधरी साहब, आपकी सरकार होती तो आप वो सुरक्षा और सुविधा कैसे मुहैया करा देते बिना केंद्र सरकार के सहयोग के? देखिए सर, मुझे मौका दीजिए, क्योंकि मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन मौके का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पूछेंगे। सवाल जो पूछ रहे हैं उसका साथ में रेलेवेंस भी लगाइए। पूनावाला जी ने बात कही है, आलोक जी, जिस तरह से पूनावाला जी ने भी बात कही है, शीला जी ने भी यहाँ सरकार चलाई जब बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, याद रखिए। राजनीति, धरना, प्रदर्शन और ड्रामा, जिम्मेवारी से भाग के खड़ा हो जाना, ये केजरीवाल जी के चरित्र में है। केजरीवाल जी बार बार ये प्रदर्शित करते हैं कि वो हिंदुस्तान और पूरे विश्व के एकमात्र ईमानदार नेता हैं। तो आज ये जनता जान चुकी है, जनता ये समझ चुकी है कि दिल्ली का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 4 वर्षों में हुआ है। कांग्रेस ने जिसको 15 वर्षों में बनाया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिस हेल्थ डिपार्टमेंट की ये बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बढ़ाया। कांग्रेस को जब राज मिला था 15 हॉस्पिटल थे, कांग्रेस ने उसको माफ कीजिएगा 25, कांग्रेस ने 38 बनाए, यानी कि हर साल एक हॉस्पिटल का निर्माण दिल्ली में किया। मैं देखिए, केजरीवाल जी बार बार मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण देकर ठीक है चौधरी साहब, ये देखिए अभी चुनाव आएंगे, उस वक्त आप लोगों को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने का मौका मिलेगा। मेरा ख्याल है मुद्दे पे रहें तो अच्छा रहेगा। समय का इस मतलब नहीं, मुद्दे पे आप नहीं, मुद्दे पे होते तो मैं आपको टोकता नहीं, मैं मुद्दे पे आपको बिल्कुल नहीं टोकता। श्याम जाजू जी, श्याम जाजू जी, पूर्ण राज्य का वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उठाया था, उसकी मांग की थी, उसके बाद वादा किया था। क्या वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी उस वादे को पूरा करने में पीछे हट रही है? सरासर झूठ बोलने की आदत रहने वाली आम आदमी पार्टी से हमारी दूसरी उम्मीद नहीं है। जो फाइल एलजी के ऑफिस इसमें नहीं जाजू जी प्लीज जाजू जी प्लीज, मैं कह रहा हूं उस पर वापस आइएगा। आप अभी नहीं, आप आम आदमी पार्टी को जवाब मत दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप आम आदमी पार्टी को जवाब दे नहीं है, आप दिल्ली की जनता को जवाब दे हैं, दिल्ली के वोटर को जवाब दे हैं। आप ये बताइए जी, यही बात आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों लोगों की जवाबदेही है। दिल्ली में सात सिंह वर्मा की सरकार थी, दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में शीला दीक्षित की अरे साहब, इतिहास बहुत अच्छा था, सब बड़े भले लोग थे, एक दूसरे से मिल के काम करते थे। आज आप बताइए कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर आपका रुख क्या है? आप लोग उस पर पीछे क्यों हट गए हैं? कानून अपने हाथ में लेकर एलजी ऑफिस में जाकर बैठना और कानून अपने हाथ में लेना। मैं जाजू साहब, मैं कतई उसका समर्थक नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं। जी, पूर्ण राज्य के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मत दिया है। कालोचित परिवर्तन उसमें होना चाहिए। जैसे जैसे दिल्ली के प्रश्न बढ़ रहे हैं, इस विषय पर चिंतन होना चाहिए, पर यह चिंतन एक रात में नहीं हो सकता। केजरीवाल जी की जो हठधर्मिता है और यह आईएएस अधिकारियों का जिस प्रकार का अपमान किया है और आज कानून अपने हाथ में लेकर जिन्होंने कानून का, संविधान का रक्षण करना है, उसकी ओथ ली है, वो एलजी घर का कब्जा लेकर बैठते हैं। उनके एमएलए बाहर बैठे हैं कि हमें अंदर जाने दो। इसी हठधर्मिता से देश के सवाल नहीं हो सकते। केजरीवाल की नीति स्पष्ट नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। 55,000 लोगों के एप्लीकेशन वहां पेंडिंग है, जो पीने का पानी मांग रहे हैं, वो पेंडिंग क्यों रखे आपने? उसके लिए आईएएस अधिकारी तो बीच में नहीं आए। आईएएस अधिकारी को आप दोष दे रहे हैं कि वो स्ट्राइक पर है। आज भी मैं कह रहा हूं आपको, सब लोगों ने साइन किया है, सब लोग ड्यूटी पर उपस्थित है, कोई स्ट्राइक पर नहीं है। हाँ, वो मंत्रियों के मीटिंग में नहीं जाएंगे, मंत्रियों के सामने आमना सामना नहीं करेंगे। क्यों? आपका ईगो इतना बड़ा हो गया? ये सब अधिकारियों का, देश के जो देश चलाते हैं, इनके अधिकारी के सम्मान की आप चिंता नहीं करेंगे और आप उनका अपमान करके, उनको पिटवा कर, और तो भी आपने काम करना चाहिए क्योंकि आप हमारे सर्वेंट है। इस प्रकार की हठधर्मिता इस देश में कोई। ठीक है जाजू जी, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। यहाँ ये बात साफ दिख रही है कि पॉलिटिशियन वर्सेस ऑफिसर की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दिल्ली में अधिकारियों के साथ है।
कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके में आम आदमी पार्टी की राजनीति में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। लेकिन यहां साथ में यह सवाल भी उठता है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनावी साल में पुराने फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और हमको पॉलिटिक्स का एक नया एडिशन देखने को मिलेगा। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या केंद्र के इशारे पर केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब भी कुछ वक्त बाकी है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। विनोद शर्मा जी, ये चर्चा जहां जा रही है, जिस अंदाज में जा रही है, वो तीन पार्टियां एक मुद्दे पर जिस पर वो तीनों एकमत थीं, उस पर उन तीनों के बीच में ये मतभेद क्यों दिख रहा है और ऐसा क्यों लग रहा है कि दो बड़ी पार्टियां भारतीय राजनीति की दिल्ली पर काबिज एक छोटी पार्टी के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। जाहिर है, क्योंकि जो पिछला इलेक्शन हुआ था तो दोनों बराबर से हारी थी ना आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी उनकी आंख में तिनका है, मोट इन द आई, वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर संजीदगी से राज दिल्ली में करते तो मैं समझता हूं वो बहुत सी बातें अपनी मनवा लेते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसा अभी शहजाद बोल रहे थे कि शीला दीक्षित शैलजा चंद्रा को चीफ सेक्रेटरी चाहती थी, तात्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई और नाम दिया था और उस वक्त के तात्कालीन गृह मंत्री ने शीला दीक्षित की चॉइस को एंडोर्स किया था। क्या ऐसी परिपक्वता आज के दिन केंद्र दिखा सकता है? अपने निहित हितों से उठकर, पार्टी इंटरेस्ट से उठकर, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए तत्पर हो सकती है? जिस तरह से अभी ये तीन लड़ रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैंने वो किया, इससे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है। और दूसरी बात, जब बाबू डम, जब IAS ऑफिसर्स मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, मंत्री की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो अंडर द लॉ इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और केंद्र का राज्य लागू होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली कर रही है वो जो उसको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता चलाना भी चाहती है और ये आरोप भी नहीं लेना चाहती कि हमने एक चुनिंदा सरकार डिसमिस कर दी, क्योंकि सारी उम्र ये लोग कांग्रेस की जो राजनीति थी जिसमें कि विपक्ष की सरकारें डिसमिस होती थी, उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो ये जादूगरी हमको मत दिखाएं। दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे कि आपने हमारे मैंडेट का तिरस्कार किया कि नहीं। जी, आप रोज हमारे मैंडेट का तिरस्कार हो रहा है जी। कुछ आप अपनी गलती से कर रहा है और कुछ बीजेपी और कांग्रेस अपने निहित स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। जी, अभय दुबे जी, ये जो एक बड़े दिल की बात हुई, मदन लाल खुराना की बात हुई, साहिब सिंह वर्मा की बात हुई, शीला दीक्षित की सरकार की बात हुई, कांग्रेस केंद्र में, बीजेपी दिल्ली में, कांग्रेस दिल्ली में, बीजेपी केंद्र में, ऐसे कॉम्बिनेशन चलते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर इस बार ऐसा फर्क क्या है? क्या आम आदमी पार्टी में कोई कांटे लगे हैं या उनकी राजनीति ऐसी है कि वो दूसरे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी से तमीज से व्यवहार नहीं करते हैं, या दूसरी पार्टी भी कुछ ऐसा व्यवहार उनके साथ, उनको कोई खास प्रेम करती है, उनके साथ एक विशेष व्यवहार कर रही है? देखिए, ऐसा कि अभी विनोद जी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा जनाधार अपनी ओर खींच लिया था, उसकी वजह से कांग्रेस दिल्ली में शून्य हो गई और भारतीय जनता पार्टी को उसकी उम्मीदों के विपरीत घटा के 3 सीटों पर कर दिया। तो आम आदमी पार्टी की जीत जो थी वो इतनी असाधारण थी कि उससे ही दोनों पार्टियां बुरी तरीके से हिल गईं। कांग्रेस की तो कोई हैसियत है नहीं दिल्ली में, चूंकि बीजेपी के पास केंद्र सरकार है, तो बीजेपी केंद्र सरकार ने सोचा ठीक है हम आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देंगे।
और उन्होंने सब लोग दिल्ली में, आप किसी से भी पूछिए, आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि भाई ये लोग आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी वास्तव में ही कोई काम नहीं कर रही है, अगर गवर्नेंस में उसने कोई काम नहीं किया है, तो फिर इनको चाहिए कि चुनाव में उसका मुकाबला करें। इनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति है। इनकी बात सही है कि अरविंद केजरीवाल की बात सही है। इससे पहले आपने सवाल उठाया था क्या अरविंद केजरीवाल पुराने फॉर्म में वापस लौट रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर वो धरना एलजी हाउस के ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहा तो वो पुराने फॉर्म में वापस नहीं लौटेंगे। धरना एक आंदोलनकारी कार्रवाई है, वो जनता के बीच में होना चाहिए, वो एलजी हाउस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर जनता के बीच में एलजी के कारनामों के खिलाफ, एलजी के रवैये के खिलाफ और केंद्र सरकार रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी धरना देगी, आंदोलन करेगी, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के सवाल पर वो वोटरों के साथ सीधे संपर्क में जाएगी, तो आम आदमी पार्टी को उससे राजनीतिक लाभ होगा और अरविंद केजरीवाल पुराने फॉर्म में वापस लौटेंगे, जिसमें कपिल मिश्रा एपिसोड के बाद में वो पुराना फॉर्म छोड़ चुके हैं तकरीबन। तो अगर उन्हें फिर से वापस आना है तो उन्हें एलजी के ड्राइंग रूम में धरना करने की बजाय किसी सार्वजनिक चौक पर धरना करना होगा। जी, अभी लेकिन एक चीज और सफाई लेना चाहता हूं, आपके संगठन का जो पिछला सर्वे था उसके हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है आम आदमी पार्टी के मुकाबले या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें प्राप्त की थी, वो तो ऐसा चुनाव होता है वो बार बार नहीं होता है, लेकिन हमारा सर्वे ये भी बताता है कि अगर जिस वक्त सर्वे हुआ था उस वक्त चुनाव हो तो बहुमत आम आदमी पार्टी को ही मिलने वाला है। तो थोड़ा बहुत तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी ये दोनों पार्टियां, भाजपा बुरी तरह फूट की शिकार है। भाजपा के अध्यक्ष महोदय हैं, भाजपा के दिल्ली के दूसरे नेता हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते। कांग्रेस की हैसियत में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी दिल्ली में अगर चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी बाकायदा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी, ऐसा उस सर्वे का कहना था। जी, श्याम जाजू जी, जो आप स्थिति बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता घोर अनर्थ कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है दिल्ली में? केजरीवाल जी तो वही चाहते हैं, कोई भी इशू का बतंगड़ बनाकर, बात का बतंगड़ बनाकर जो राजनीति करना चाहते, नॉन इशू का इशू बनाकर जो राजनीति करना चाहते, टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो इशू करना चाहते, वो जनता की सेवा थोड़ी करना चाहते। जनता की सेवा करने के लिए जो तरीके होते हैं, हमने भी विपक्ष का काम किया, 50 साल हमने विपक्ष की राजनीति की है, पर जब हमारी भूमिका बदली है, हमको जनता ने राज करने के लिए दिया है, तो वो कैसे करना, अधिकारियों से सहयोग कैसे लेना, अपनी विश्वासार्हता कैसे बढ़ानी, ऊपर सरकार से कैसे काम लेके आना। भाई वही आम आदमी पार्टी को पंजाब ने नकारा, गोवा ने नकारा, सभी जगह लोगों ने बता दिया। आज दिल्ली की जनता हताश है, निराश है, विफल है कि अरे हमारे हाथ से गलती हो गई। और उसके बाद जो एनसीडी के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को जगह बता दी लोगों ने कि अरे आपकी जगह वो नहीं है, आप रूलिंग करना नहीं जानते। आपने जो बोला था कि हम अनार्किस्ट है, हम यही करेंगे, आप वही करो। और तो वही आप अगले एक डेढ़ साल तक ऐसे अनार्किस्ट लोगों के हवाले दिल्ली को सिर्फ ये दिखाने के लिए छोड़ देंगे कि वो गलत राजनीति कर रहे हैं? ये आपका फर्ज बनता है दिल्ली के लोगों के प्रति? पहले ही कुछ भी बातों में इशू ना होते हुए ये एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री पर अड़वा तड़वा आरोप करने का काम केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। और जिनको कोई मान मर्यादा नहीं है, जिनको संकेत नहीं समझते, जिनको संवैधानिक मर्यादा को पालन नहीं करना है, वे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो आज कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास जो जो काम करने के डिपार्टमेंट है, उसके बारे में परफॉर्मेंस क्या है? अपना नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, होने दो चुनाव। ये सब सर्वे क्या कह रहे और क्या कह रहे, सब देश की जनता ये जानती है। इस प्रकार के इश्यूज को उलझाकर, अधिकारियों का अपमान कर कर, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड रखकर अपना एक भी वादा जो पूरा नहीं कर सके, वो दिल्ली की जनता के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए कि हम राज करने के लायक नहीं है, आपने गलती कर दी, वन साइडेड मैंडेट दे दिया। दिल्ली की जनता समझदार जनता है, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको तब तक बैठकर इंतजार करना होगा, यानी अगला चुनाव आने तक आप चुपचाप बैठकर देखेंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो आपके हिसाब से सब कुछ गलत कर रही है, उसे और गलत करने का मौका देते रहेंगे। अनिल चौधरी जी, आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी से इतनी दुखी, नाराज, परेशान है, आप जमीन पर क्यों नहीं आ रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके बीच जब पिछली बार चुनाव का मौका आया था तो आपने उनको समर्थन दिया था, साथ मिलकर सरकार बनाई थी। देखिए, अब क्या वो रिश्ता बिल्कुल टूट गया है? लेकिन देखिए आलोक जी, मुझे आज भी याद है, मैं भी एमएलए रहा हूं, उस चुनाव में मेरी भी जरूर हार हुई थी। और जो इन्होंने मिनिमम वादे किए थे, जो दिल्ली की जनता से प्रॉमिसेस थे, हमने उस कंडीशन पे इनसे समझौता किया था और इनको सरकार चलाने का मौका दिया था। हम लोगों ने समर्थन नहीं हटाया। ये लोग जिस तरह से प्रदेश छोड़ छोड़ करके भागे, उत्तर प्रदेश, गोवा और दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी गई और फिर आकर के माफीनामा मांगा, फिर से चुनाव में उतरे, यानी कि बार बार अरविंद का चरित्र आप देखें, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जब जब उनको जवाब देना पड़ता है, उनके पास दो ही हथियार हैं, या तो माफी मांगते हैं या धरने पे बैठ जाते हैं। अभी भी मैं आलोक जी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को जरूर लोगों ने इस तरह से देखा था कि 15 साल हमने शासन किया, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को जिताया। जरूर हमारा परसेंटेज गिरा, लेकिन पिछले दिनों लगातार जिस तरह से 4 वर्षों से अजय माकन जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज को लेकर के सड़कों पर है। और आज इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि आज जल सत्याग्रह पूरे दिल्ली में चल रहा है और केजरीवाल जी धरने पे एसी के अंदर अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करती रही है। ठीक है, तो आप जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर। आपने मुझसे पूछा है, मेरी बात जी अनिल जी, मेरे पास अब थोड़ा समय कम है, प्रोग्राम खत्म होने की तरफ है, इसलिए ठीक है, आप संक्षेप में खत्म कर दें। सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूं रिचा जी से और इन बीजेपी के दोनों लोगों से। आज ये दोनों की लड़ाई में जिस तरह से जनता पिस रही है, कांग्रेस लगातार जनता को अवगत करती रही है कि ये दिल्ली के हित में निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य के लिए संघर्ष करती रही, आज भी उस समर्थन में, लेकिन राजनीति ना हो, आज अपनी जवाबदेही को ना छुपाया जाए, इसके लिए हम मांग करते हैं कि केजरीवाल जी या तो इस्तीफा देकर के चुनाव में आए, और यदि बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी को समर्थन देकर के कि आप लागू कर दीजिए, हम आपके लिए वोट मांगेंगे। वो नारा याद आ जाता है कि केंद्र के लिए मोदी और दिल्ली के लिए अरविंद, ये नारा किस लिए था? ठीक है, ये आपने ठीक है, आपने एक अच्छी पोजीशन उठा, लेकिन जो पूछे कहा गया था कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये सवाल एक तरफ से उठता था। आज ये दूध का दूध, पानी जी का पानी जनता के सामने है। ये दोनों पार्टियां दिल्ली की आवाम के साथ, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जी रिचा जी मेरे पास समय कम है, मैं नहीं मिलेगा कभी। जी रिचा जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि समय कम है, उसके बाद मुझे शहजाद के पास भी जाना है। क्या आम आदमी पार्टी को वास्तव में इस्तीफा देकर बाहर नहीं हो जाना चाहिए? पिछली बार कम सीटें थी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, दिल्ली की जनता ने उन्हें पूरा बहुमत दिया। अब तो पूरा बहुमत है, इसके बाद आप कहते हैं अब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो फिर जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तभी सरकार बनाएंगे, ये संकल्प क्यों नहीं लेते हैं? बहुत आलोक जी माफ करिएगा, बीच में बोल रहा हूँ, ये भी पूछिएगा शीला जी के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए मुख्यमंत्री और बड़ा क्या क्या इन्होंने बातें रखी थी मुख्यमंत्री के बारे में। आज अरविंद अपने बारे में बोलता है तो क्यों नहीं? समय नहीं। अनिल जी प्लीज इनको, रिचा जी छोटा जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों ने आक्षेप लगाए हैं, तो जवाब लेने का समय लीजिए। सबसे पहले तो हम आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। अभी भी हमें एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक वाली पॉलिटिक्स नहीं आती है, और हमें इस पे गर्व है। ना हम ये पॉलिटिक्स करने आए थे और ना हम करेंगे। तो अगर हमें संघर्ष की पॉलिटिक्स करनी है तो हम वो संघर्ष की पॉलिटिक्स करेंगे। और हम किन मुद्दों के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आज मैं जो 2-3 मुद्दे कि अगर गर्मी की स्कूल की छुट्टियों में बच्चों के जो स्कूल हैं वो वाइट वॉश नहीं हुए हैं, उसके फंड्स नहीं रिलीज हुए हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते, गरीब बच्चे, तो उनके EWS के जो कोटा है उसका फंड रिलीज नहीं हुआ है। ये हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे हैं ना, ये तो हम दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सिग्नेचर ब्रिज की लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है इन IAS ऑफिसर्स की नाकारा हरकत की वजह से, अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए हैं, और मैं अनिल जी को यहाँ कहना चाहूंगी कि वे दिल्ली में MLA काफी समय रहे हैं, कृपया वे वेस्ट विनोद नगर और मंडावली में जाकर वहां के मोहल्ला क्लिनिक को देखें। वहां गाय नहीं बैठती है, वहां लोग बैठते हैं, जो उन स्लम्स में और झुग्गी में लोग रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रहते हैं, क्लस्टर्स में लोग रहते हैं, वो जाते हैं उन मोहल्ला क्लिनिक्स में। आपको वो व्यक्ति नहीं लगते? जी रिचा जी देखिए, ये फिर वही नहीं ठीक है, इस तरह की बात आप लोगों में चलती रहेगी। आंदोलन शुरू हो चुका है, आपको आंदोलन की आहट नहीं आई है, आपको आंदोलन की आहट
मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। एसी के कमरे में बैठ के आंदोलन नहीं, आज देखिए, आप कल देखिए 4 बजे से आंदोलन किस प्रकार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आंदोलन सड़क पे आएगा। मेरे पास अब समय कम है, इसलिए मुझे शहजाद के पास जाना पड़ेगा। शहजाद, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, हम पुराने इतिहास में न जाएं, लेकिन आज की स्थिति में अब मेरे पास अब समय नहीं है ऋचा जी, इसलिए, वरना कोई मुझे आपको रोकने का शौक नहीं है। मुझे शहजाद पूनावाला से एक कमेंट लेना है। शहजाद जी, आज की परिस्थिति में कोई रास्ता दिखता है जिससे ये मामला हल हो सके? पुराने इतिहास को भूल जाएं, शीला जी ने कैसे किया, मदन लाल खुराना ने कैसे किया। आज मैं 3 लाइन में तीनों पार्टियों को एक एक सल्यूशन देता हूं। पहले तो अजय माकन जी कितना ज़मीन पे है, इससे पता चलता है कि जीरो आए पार्टी को, ना वो एमसीडी में नंबर 3 से ऊपर आ पाए और ना कोई बाईपोल जीत पाए। तो ज़मीन पे उतरने का मतलब सच में ज़मीन पे उतरिए और RWA से लेकर शीला जी के नेतृत्व को भुनाइए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक शहीद अपने आप को बार बार पेश करते हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा सुनिए भैया, आप वोट परसेंटेज में ही खुश रहिए। आप वोट परसेंटेज में ही खुश रहिए। आप इतना इंटॉलरेंट है कि वोट परसेंटेज में ही आप खुशी मनाइए। शहजाद प्लीज बात खत्म करें, नहीं तो फिर मुझे रोकना पड़ जाएगा। प्लीज ऑडियो, केवल शहजाद का ऑडियो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक शहीद बनना एक बार काम करेगा, 2 बार काम करेगा, पर बार बार लोग इसको नहीं करेंगे एक्सेप्ट। वरना जो राजनीतिक शहीद को 67 सीट्स मिले थे, वही पार्टी को एमसीडी में इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। और तीसरा, बीजेपी की केंद्र सरकार को यह सुझाव है कि कभी कभी इंग्लिश में एक कहावत है, गिविंग अ लॉन्ग रोप सो दैट दे कैन हैंग देमसेल्व्स। आप लंबी रस्सी दे दीजिए, हो सकता है कि वो अपने आप को ही जो है सूली पे चढ़ा देंगे। जी, तो आपने तीनों को एक एक सॉल्यूशन दे दिया है। जो सवाल हमने पूछा आज आपसे, क्या केजरीवाल सरकार को केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, 44% लोगों को, जवाब देने वालों में से 44% को लगता है कि हाँ वो काम नहीं करने दे रहा है, 56% मानते हैं कि ऐसा नहीं है। श्रीकांत वर्मा की 4 लाइनें हैं, उनकी एक मशहूर कविता है हस्तिनापुर, उनके साथ में कार्यक्रम खत्म करना चाहता हूं। मैं फिर कहता हूं, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं, जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।